वेलकम टू क्राइम्स इन हिंदी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 93 के बम ब्लास्ट में छोटा राजन ने जिस तरह डेयरिंग के साथ दाऊद का साइड लिया था और सेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे को चुनौती दी थी, उससे डॉन खुश तो था, लेकिन ये बहुत थोड़ा था और इसके लिए काफी देर भी हो चुकी थी। एक दिन अपने व्हाइट हाउस में बैठे हुए उसने डिसाइड किया कि अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है। दाऊद को अब एहसास हो गया था कि वो आईएसआई के षड्यंत्रों के लिए यूज हो गया था और बाबरी मस्जिद दंगों के बदले के नाम पर शुरू किए गए इस्लामी आतंकवाद में इन्वॉल्व्ड हो जाने दिया था। इस बात को वो बहुत गहराई से समझता था कि आईएसआई अपने ही मंसूबों पर काम कर रही है। प्लानिंग यही थी कि इंडिया और उसके लोगों को इस हद तक हताश कर दिया जाए कि वो मन मारकर कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देने की छूट हिंदुस्तान को दे दें। लेकिन दाऊद जानता था कि कश्मीर को जीतने का ख्वाब देखना भी बचपना है। दाऊद अपने वर्ल्ड क्लास रियल एस्टेट बिजनेस, अनेक इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चल रहे अपने रेस्टोरेंट्स, फिल्मों को फाइनेंस करने, इंडियन मूवी स्टार से दोस्ताना रिश्ते बनाने और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से रोमांस में खुश था। वो आईएसआई के हाथों का मोहरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि पांसे फेंके जा चुके हैं और वो अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल रखने लायक नहीं रह गया है। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर्स थे, जिनमें और ज्यादा ताकत, ज्यादा रुतबे की लालसा बनी हुई थी। दाऊद जानता था कि राजन में काबिलियत है कि वो उसके गैंग को अच्छी तरह से चला सकता है, लेकिन अगर वो उसे जारी रखने की फ्रीडम देता है तो उसे अपने ही गैंग में बहुत बड़ी बगावत का सामना करना पड़ेगा। शकील, सौत्या, अन्ना और दूसरे लोग जो राजन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, उसे चैन से नहीं रहने देंगे। काफी देर तक बेचैन रहने के बाद दाऊद आखिर डिसीजन पर पहुंचा। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस विवाद पर अब और ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए वो एक मीटिंग बुलाएगा और अपने आदमियों को समझाएगा कि वो समझदारों की तरह बिहेव करें। उसने ये भी साफ कर देने का मन बना लिया कि वो नहीं चाहता कि उसके लोग किसी एक आदमी को उठाने गिराने के चक्कर में पड़े रहें। दुबई के व्हाइट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग बुलाई गई और गैंग के सारे इंपॉर्टेंट लोगों को दाऊद ने ऑर्डर दिया कि मीटिंग में हाजिर रहे। मैं यह देखते देखते अब तंग आ चुका हूं कि तुम लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल आपस में लड़ने और गैंग को कमजोर बनाने में कर रहे हो। ये बंद करो। अपनी ताकत अपने दुश्मनों पर आजमाओ और उन्हें कमजोर करो, एक दूसरे पर नहीं, दाऊद ने शांत लहजे में कहा। रूम में पूरी तरह खामोशी थी। लोग सोच रहे थे कि वो कोई एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन वो बोला, मैं तुम सब लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि तुम लोगों के बीच जो भी आपसी विवाद हैं, उन्हें खत्म करो और काम में मन लगाओ। आपस में झगड़ा धंधे की मौत होता है। धंधा मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है और मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग भी इस बात को समझो, दाऊद ने कहा। रूम में किसी ने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की और कहने लगा कि गैंग के बड़े लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए नाना जिम्मेदार है। वो इनडायरेक्टली डॉन को कहने की कोशिश कर रहा था कि राजन को बराबरी का बर्ताव करना चाहिए, लेकिन नहीं, दाऊद ने उससे कोई इत्तेफाक जाहिर नहीं किया और कहा, नाना मेरे बुरे वक्त का दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकता हूं। आगे से मैं देखूंगा कि गैंग में सभी की ताकत बराबर हो और सभी के साथ अच्छा बिहेव किया जाए और हर कोई सीधे मुझसे बात करे। मेरे लिए तुम सब बराबर हो, मेरा कोई अलग से चहेता नहीं है। मीटिंग शॉर्ट थी और दाऊद ने सोचा कि उसने सख्त रहकर एक भारी संकट को टाल दिया है। अब ये उसके लोगों का काम था कि अपनी प्रॉब्लम्स हल करें और अपनी शिकायतों को खत्म करें। लेकिन दाऊद ने लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में नहीं सोचा था। दाऊद की इस इंटरफियरेंस से राजन बहुत खुश था, लेकिन सौतिया और शकील नहीं। ये तो हालात को सेम टू सेम बने रहने देने वाली बात थी। मुंबई के कम्युनल रायट्स और बॉम्ब ब्लास्ट्स के बीच कई सारी मीटिंग्स हुई थीं। मीटिंग्स का सिलसिला धमाकों के बाद भी जारी रहा था। शकील ने गैंग के लीडर्स, प्लानिंग बनाने वालों, फाइनेंसरों और स्ट्रैटेजीज बनाने वालों के साथ मीटिंग्स करने का जिम्मा ले रखा था। दाऊद के करीबी लोग जानते थे कि पूरे सीन में राजन की कितनी ज्यादा अहमियत है। गैंग में उसकी हैसियत दूसरे नंबर की थी। फिर भी शकील राजन को जानबूझकर इन मीटिंग से बाहर रखता था। जब कोई राजन की गैर मौजूदगी के बारे में यूं ही पूछता तो उसे कहा जाता कि वह एक काफिर, एक गैर मुसलमान है और इसलिए इन बैठकों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन बैठकों में ज्यादातर हिंदुस्तान से भागकर आए मुसलमान सरगना शामिल होते थे। बैठकों से बहिष्कार और यह काफिर वाला तर्क राजन को बहुत चुभा और इस अपमान से वो भड़क उठा। वो चाहता था कि इस नाइंसाफी की तरफ दाऊद का ध्यान खींचे, लेकिन दाऊद डॉन के रूप में और ताकत के वर्ल्ड क्लास गेम में एक खिलाड़ी की अपनी हैसियत को स्ट्रांग करने में बिजी था और उसके पास अपने मैनेजरों की छोटी मोटी तकरारों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। लेकिन ये सब जल्द ही पब्लिकली तू मैं और तकरारों में बदल गई और राजन और शकील और उनके अपने अपने लोग आपस में लड़ने लगे। कुछ ही सालों के साथ के दौरान उनके बीच पनपी दुश्मनी 93-94 तक आते आते बहुत तीखी हो गई और दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। राजन ने गैंग के कामों से अपना हाथ खींच लिया और ज्यादातर टाइम अपने घर में रहने लगा। उसके मन में इंडिया लौटने का ख्याल भी आया, लेकिन उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं था। दुबई के कानूनों के मुताबिक
वीसा स्पॉन्सर करने वाले को, जिसे वहां की जुबान में कफील कहा जाता है, नॉन एमिराटीज के पासपोर्ट अपने पास संभाल कर रखने होते हैं। जिसका पासपोर्ट उसके पास है, वो अगर सड़कों पर कोई बदसलूकी या गुनाह करता पाया जाता है तो उसके लिए काफिल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर उसका पासपोर्ट उसके कब्जे में होता है तो वो आसानी से बच निकलता है और उस व्यक्ति को तत्काल देश से निकाल दिया जाता है। दाऊद और उसका कुनबा कुछ ताकतवर अरब शेखों की स्पॉन्सरशिप पर ऊपरी तौर पर दुबई में बस गए थे। इन शेखों ने सारे पासपोर्ट अपने कब्जे में रखे हुए थे, जो दाऊद के मनमाफिक बैठने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह से अपने आदमियों पर लगाम कसकर रख सकता था। वो बेशक इस सबसे ऊपर था और उसने अपना पासपोर्ट कभी किसी के हाथों में नहीं सौंपा था। उसने तो दरअसल शेख दाऊद हसन और दाऊद खान के नामों से दुबई का पासपोर्ट और यूएई की सिटीजनशिप भी हासिल कर ली थी। राजन पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दुबई से कैसे निकले। उसे विश्वास हो चुका था कि वो अगर अब दुबई में रहा तो मार दिया जाएगा। इस बीच दाऊद ने समुद्र पर एक धमाकेदार पार्टी का ऐलान किया। सारे इंपॉर्टेंट लोगों को दावत दी गई थी और जाहिर है राजन को भी उसमें शरीक होना ही था। लेकिन पार्टी में शामिल होने को लेकर एक धुंधली सी शंका उसके मन में बनी हुई थी। वो नहीं जानता था कि उसे वैसा क्यों लग रहा था, लेकिन कोई चीज थी जो उसे उस पार्टी में जाने से रोक रही थी। भाई की पार्टियों को टालने की हिम्मत किसमें थी, वो भी बिना किसी रीजन के। राजन ने बेमन से काफी टाइम लेते हुए पार्टी में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने किसी तरह कंघी की, कार की चाबी उठाई और निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुआ, उसके फोन की रिंग बजी। राजन ने फोन उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन उसके एक करीबी साथी का था जो पहले ही पार्टी में पहुंच चुका था। नाना, वो तुम्हें टपकाने का प्लानिंग केला है, उसके दोस्त ने घबराए हुए स्वर में कहा। इस तरह मारकर फेंक दिए जाने के ख्याल से राजन की रीढ़ कंपा गई। अजीब सी बात थी कि उसने खुद कई बार मर्डर्स की प्लानिंग्स बनाई थीं, लेकिन तब कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन विडंबना देखिए कि जब उतने ही खौफनाक और निर्दय तरीके से कोई उसे मारने की प्लानिंग बना रहा था, तो ये बात राजन के गले नहीं उतर रही थी। उसने फोन रखा, गैराज में गया और कार बाहर निकाली। राजन फैसला नहीं कर पा रहा था। क्या कोई बहाना कर पार्टी में जाना टाल दे, या फिर वह वहां जाए और दाऊद को एक तरफ ले जाकर उसे शकील के षड्यंत्र के बारे में बताए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि क्या दाऊद भाई उसकी बात पर ध्यान देंगे। अगर उसने इसे राजन का अकारण डर और इनसिक्योरिटी का एहसास कहकर टाल दिया तो, या इससे भी बदतर, कहीं वो खुद उससे छुटकारा पाने के लिए इस खेल में शामिल हुआ तो। सवाल, सवाल और सवाल। राजन का दिमाग हलचल से भरा था। वो कार भले ही धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग दौड़ रहा था। समुद्र पर जहां पार्टी हो रही थी वो जगह उसके घर से बमुश्किल आधा घंटे की दूरी पर थी, लेकिन राजन गोल चक्कर काटे जा रहा था। उसे कार चलाते हुए 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया था। शाम रात में ढल चुकी थी और रात गहरी होती जा रही थी। अंत में राजन ने पाया कि उसे कार चलाते हुए 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। उसे जल्दी ही फैसला करना होगा। उसने जोर से ब्रेक पर पांव रखा और कार रुक गई। इस झटके के साथ ही उसकी दिमागी उथल पुथल भी थम गई। तेजी से सांसें लेते हुए राजन ने पाया कि उसने अपना मन बना लिया है। उसने अपनी कार अबू धाबी इंडियन एम्बेसी की दिशा में मोड़ दी। यूएई के इंडियन एम्बेसी को अब तक रोजगार मुहैया कराने का छल करने वालों, फंसे हुए भारतीयों और पासपोर्ट संबंधी धांधलियों जैसे मामलों से निपटने में ही महारत हासिल थी। राजन वहां एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करने वाला था। उस साउंड प्रूफ कमरे में बैठे रॉ ऑफिसर ने राजन की तरफ देखा, जो उसके सामने चेहरे पर पक्के इरादे का भाव लिए बैठा हुआ था। उसे नजरें मिलाते हुए वह मंजा हुआ रॉ ऑफिसर इस गैंगेटर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि खुफिया मामलों में आधी कामयाबी तो सही आदमी को पा लेने और उसे ठीक से परख लेने भर से मिल जाती है। किसी खबरी को परखना जासूसी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। राजन से सारे जरूरी जवाब हासिल कर लेने और अपनी जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर लेने के बाद रॉ का वह आदमी राजन से इंतजार करने को कहकर साथ लगे कमरे में दिल्ली में बैठे अपने बॉस से फोन पर बात करने चला गया। राजन पिछले कई घंटों से भारतीय दूतावास में था। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी की ओर से पैदा की गई थोड़ी सी रुकावटों के बाद रात का बाकी टाइम अब तक चैन से ही बीता था। राजन ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और उस खुफिया अधिकारी के नाम का उल्लेख किया था जिससे वह मुलाकात करना चाहता था। दुनिया भर में तमाम एम्बेसीज और हाई कमीशंस में कुछ गुप्तचर जरूर होते हैं। उनके स्तर और हैसियत के मुताबिक उन्हें डेस्क ऑफिसर से लेकर सांस्कृतिक अधिकारी तक और कभी-कभी असिस्टेंट या डिप्टी काउंसलर तक के ऐसे पद दिए जाते हैं जिससे कि दूतावास में उनकी असली पहचान छुपी रह सके। लेकिन ये दूतावास के सर्वोच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। वो अपने देश में बैठे खुफिया विभाग के मुख्य अधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं। जब सुरक्षा अधिकारी ने रॉ के अधिकारी को उससे मिलने को लेकर राजन की उतावली के बारे में बताया और कहा कि वह पूरी रात दूतावास में उनका इंतजार करने को तैयार है, तो इस अधिकारी ने तुरंत इजाजत दे दी और इस गैंगेटर से मिलने को भागा।
राजन इस शख्स से दुबई के एक 5 स्टार होटल में शेख फैमिली द्वारा दी गई एक आलीशान दावत के दौरान मिल चुका था। राजन ने रॉ के अपने इस नए नए परिचित व्यक्ति के सामने सारा किस्सा बयान कर दिया। राजन ने उससे तुरंत ही ये भी कहा कि वह दुबई से भागने में उसकी मदद चाहता है। बदले में उसने दाऊद के बारे में और दुनिया भर में फैले उसके जायज नाजायज तमाम तरह के कारोबार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने का वादा किया। रॉ का एजेंट यूं तो राजन के साथ 1 घंटा लंबी बैठक कर चुका था, लेकिन उसे दिल्ली में बैठे अपने उच्च अधिकारियों की रजामंदी जरूरी थी। होम मिनिस्ट्री के आला अफसरों में तीसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अफसर के लिए ये एक लंबी रात होने जा रही थी। दिल्ली में बैठे खुफिया विभाग के मुखियाओं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बीच लंबा वार्तालाप चला और रात तक उनके बीच टेलीफोनों पर खुसुर-पुसुर चलती रही। संकट में फंसी भारत सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसकी दाऊद पर हाथ रखने की अब तक की सारी कोशिशें पानी पर लकीरें खींचने जैसी साबित हुई थीं। अंत में भारत सरकार इस बागी गैंगस्टर को गुप्त मदद देने पर राजी हो गई। तुरंत कागज तैयार किए गए और उन्होंने सहमति दी कि राजन को दुबई से निकलने की सुविधा मुहैया कराएंगे। राजन घर लौटा। उसने अपने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और खातों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और कुछ ही घंटों के भीतर वह दुबई से जाने वाले प्लेन में सवार हो गया। उसका पहला पड़ाव काठमांडू था, जहां उसकी मुलाकात कुछ और भारतीय मुलाजिमों और एजेंटों से हुई। उसे एक अलग पहचान दी गई और मलेशिया के कुआलालंपुर की उड़ान पर भेज दिया गया। अपनी दौलत और रॉ के एजेंटों द्वारा मुहैया कराए गए साधनों की मदद से राजन दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय प्रवासियों में घुल मिल गया। अब उसकी सिर्फ एक ही टेक थी, दाऊद और लूट की कमाई से खड़ी की गई उसकी सल्तनत का काम तमाम करना। राजन के प्रति बेरुखी और उसकी बढ़ती हुई हताशा दाऊद के लिए बहुत महंगी साबित हुई थी। दाऊद ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि राजन हदें लांघ कर उससे जुदा हो जाएगा और अंततः उसे चुनौती दे डालेगा। भले ही दाऊद, राजन और रॉ एजेंटों के मंसूबे अलग अलग थे, लेकिन एक सच्चाई थी जिस पर तीनों को सहमत माना जा सकता था। इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो किसी वक्त में उसका सबसे जिगरी रहा होता है। दाऊद के अच्छे बुरे दिनों में उसके कई दुश्मन बने, लेकिन उनमें से कोई भी राजन जितना खतरनाक और शातिर कभी भी साबित नहीं हुआ। बने रहिए मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज हमारे साथ। थैंक यू।